हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो हुकूमत के सामने इस वक्त कानूनी और आइनी चैलेंजेस कुछ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नैब के हवाले से। 6 अक्टूबर को सदर मुमलिकत की तरफ से जो दूसरा नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो जारी किया गया था। इसके अंदर एक तरफ तो जो टैक्सेस, प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट शख्सियात के मामलात थे उनको नैब के दायरा कार से निकाल दिया गया था, और दूसरी तरफ इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो चेयरमैन नैब है उसकी बरतरफी के इख्तियारात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देने की सिफारिश की गई थी। अब ये इसके ऊपर अभी बहस जारी ही थी इस अमेंडमेंट के ऊपर कि 1 माह के अंदर ही 1 नवंबर को तीसरा नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया गया। इसके अंदर चेयरमैन नैब की जो बरतरफी का इख्तियार है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेके सदर मुमलिकत को दे दिया गया। ये जो तीसरा नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस था इसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद हुई हुकूमत के ऊपर, और फिर ये मौक़िफ़ सामने आया अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का मीडिया पे कि ये जो ताज़ा तरीन तरमीम थी ये उनकी कानूनी राय के बग़ैर की गई थी, और उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि उनकी नज़र के अंदर सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियारात नहीं होने चाहिए, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जो सदर का ओहदा है वो मुतनाज़े हो सकता है। और अब मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक हुकूमत जो है इस तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगी, और ये जो सारा मामला है ये पार्लियामेंट से ना सिर्फ अप्रूव करवाएगी बल्कि जो यही इख्तियारात है नैब चेयरमैन को बरतरफ करने के हवाले से वो वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दिए जाएंगे। ये एक बहुत अहम मसला है, इस पर बहुत बात हो रही है। और इसके साथ साथ आज ये भी इत्तला आई है कि जो मुआहिदा हुआ है टीएलपी और हुकूमत के दरमियान उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए आज पंजाब काबीना ने टीएलपी का जो नाम है उसके साथ से कलदम का लफ्ज़ हटाने की समरी जो है मंजूर करवा ली है। और अब हुकूमत पंजाब की तरफ से वफाक को ये सिफारिश की जाएगी कि टीएलपी के नाम के साथ जो कलदम का लफ्ज़ है ये हटा दिया जाए। इस कानूनी चैलेंज को हुकूमत किस तरह मीट करेगी, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर अली ज़फ़र, ये रहनुमाए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सेनेट हैं कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अब इन दोनों से हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे सेनेटर अली ज़फ़र साहब से और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, और हम उनसे बात करेंगे जो ये नैब का सारा मामला चल रहा है और जो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में ले जाने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली ज़फ़र साहब, सर लग रहा है कि जो आपके लीगल एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी लड़ाई सख्त है, अब तो पब्लिक भी हो गई। अटॉर्नी जनरल साहब का जो इंटरव्यू था वो हमने आपको सुनवाया, आज अखबारात में भी खबरें हैं, आपका भी नाम है कि और अखबार जो खबरें हैं उनसे साफ जाहिर है कि अटॉर्नी जनरल साहब और आपको भी यू वर केप्ट इन द डार्क जब ये ऑर्डिनेंस जो था, जो तीसरी अमेंडमेंट है नैब की, ये तैयार की गई है। आल्फा, ये तो दुरुस्त बात है कि जब ये पहला नैब का ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट हो रही थी तब तो कुछ मुशावरत थी, इसमें मैंने भी कुछ सजेशंस दी थी, और आपके प्रोग्राम पे लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि उसमें भी पहले ऑर्डिनेंस में कुछ बेहतर चीजें भी हैं, कुछ गैप्स जो पुराने ऑर्डिनेंस में थे उनको ठीक किया गया है, लेकिन कुछ गैप्स अभी रह गए हैं मजीद जो कि पार्लियामेंट में जाके होपफुली बिल जब जाएगा पार्लियामेंट में तो उसमें दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो सेकंड अमेंडमेंट आ गई एकदम जल्दी से,
उसमें मेरी मुशावरत नहीं थी यकीनी तौर पे, और मुझे थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि उसमें कुछ जो शिके हैं, मसलन एक शिक की आपने बात की जिसके अंदर अपॉइंटमेंट तो उसी तरह है, लेकिन जो उनका रिमूवल है चेयरमैन नैब का, वो रिमूवल प्रेसिडेंट साहब कर देते हैं, कर सकते हैं। ये जो मामला है मेरी नज़र में, वो जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जिसको हम कहते हैं कि एक नैब चेयरमैन की अगर उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए जो बड़े अच्छे तरीके से हो, मुशावरत से हो या पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए हो, वो उसके बाद उनको रिव्यू करने को अगर इख्तियारात प्रेसिडेंट साहब को दे दिए जाए, जिस भी हुकूमत के प्रेसिडेंट हों, तो वो फिर उनकी एक तरह से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं रहता, उनको किसी वक्त भी हटाया जा सकता है। तो उसमें एक तरह से वो नैब चेयरमैन की जो है इम्पार्शियलिटी या उनकी जो गैर जानिबदाराना होना या उनका अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी, वो सारा कुछ इफेक्ट हो जाता है। सर मैं आपकी बात माफ करिएगा यहाँ काट रही हूँ, बट बड़ा अहम पॉइंट है। आपने कहा आपसे मुशावरत नहीं की गई, अटॉर्नी जनरल साहब भी गालिबन यही शिकायत कर रहे हैं, तो सर क्या ये सिर्फ वजीर आजम साहब से बात करके ये ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया, क्यों, या उनको भी तफसील मालूम नहीं थी? क्योंकि क्लियरली आप लोगों ने जब वजीर आजम साहब से या प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये इश्यूज हाईलाइट किए हैं, तो अब हुकूमत जो है वो इज चेंजिंग इट्स डिसीजन। ये मुझे इल्म है कि क्या हुआ, बट ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से ही ये बात बेसिकली तो बनाना उन्होंने ही होता है, ऑर्डिनेंस मिनिस्ट्री ने बनाना होता है, और उसमें शायद मेरी तो इतनी शायद मुशावरत की जरूरत नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की हो जाती है, वो भी लीगल एक कानूनी एक सतून फेडरेशन को एडवाइज करने के लिए। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता कि किसने बनाया, बट अमूमन ये मिनिस्ट्री ही बनाती है और उसके बाद वो एडवाइज करती है और फिर वो अप्रूवल आता है ऑर्डिनेंस को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो मुझे यकीन है कि ये सारा मामला हुआ होगा, लेकिन जो एक्चुअल जो आया, जो अमेंडमेंट आई और इतनी जल्दी आ गई, उससे ताजुब तो जरूर हुआ। इस अमेंडमेंट में भी वैसे नहीं तो सर अब माफ करिएगा दोबारा आपकी बात काट रही हूँ, बट ये बहुत संजीदा मामला है सर कि लॉ मिनिस्ट्री, फिर तो ये हम कह सकते हैं ना, या तनकीद ये होगी कि हुकूमत के जो लॉ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्ट्री है वो ऐसे कवानीन तैयार करें जिसपे मशावरत नहीं होती, तो इतने गलतियां या मसाइल उसमें होते हैं कि आप लोगों को उसको दोबारा तब्दील करना पड़ता है। शुड नॉट द गवर्नमेंट लुक इनटू दिस? ऑर्डिनेंसेस जनरली आते हैं, मेरा तो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके प्रोग्राम पे बार बार एक्सप्रेस भी कर चुका हूँ। मेरी नजर में ऑर्डिनेंस जब आते हैं, चूंकि उसमें वो ना एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ना उसमें एक पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वॉल्व होती है, ना उसमें पार्लियामेंट में डिबेट होती है, तो अमूमन कुछ गलतियां रह जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में ऑर्डिनेंस शुड बी एन एक्सेप्शन, यानी वो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केसेस में होने चाहिए और नॉर्मली आपको बिल के जरिए पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए, ताकि वो एक साफ शफाफ कानून निकले जिसमें कोई गैप्स या लकूनाज ना हो। तो ये तो ऑर्डिनेंसेस में आ जाती हैं ऐसी गलतियां, लेकिन इसमें एक ऑर्डिनेंस में एक बेहतर चीज भी है, उसको भी हमें जिक्र जरूर करना चाहिए, और वो ये है कि आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि जो एक ओरिजिनल हमारी अमेंडमेंट थी उसके अंदर हमने बेल की राइट तो दी थी, लेकिन वो साथ ही राइट ले भी ली थी वापस जी। ये कह के कि श्योरिटी जो है वो उतनी तादाद की होनी चाहिए, उतने अमाउंट की होनी चाहिए जितना अमाउंट सही सर एक्चुअली वो नैब का रेफरेंस में जिक्र है। तो वो उससे ये था कि एक तरह बेल की जो राइट दी गई थी वो वापस दे दी गई। सही सर। इस जो नई अमेंडमेंट में आई है उसमें ये कहा गया कि श्योरिटी का अमाउंट वही होगा जो अदालत फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक। तो सर इसी बात पे जरा आजम तारड़ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करने। आजम साहब, अली जफर साहब ने एक ऑब्वियसली अब कुछ समझाने की कोशिश की है कि ये किस तरह हो गया, बट सर क्या जिस तरह अली जफर साहब कह रहे हैं कि अब इस गलती को वो ठीक करने, अगर गलती हम कह सके उसको ठीक करने की हुकूमत कोशिश करिए, तो सर ऑपोजिशन इसको किस तरह देखेगी? अब तो वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी ले आएंगे, बट आप लोग इसको किस तरह ट्रीट करेंगे? आप कोई सपोर्ट देंगे हुकूमत को?
देखिए अरफा, हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत दो रुखी का शिकार है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी हम जमहूरी निज़ाम और पार्लियामान की बालादस्ती, और कहाँ गई पार्लियामान की बालादस्ती कि आप इतने अहम तरामीम कर रहे हैं और आप ऑर्डिनेंस के जरिए कर रहे हैं और उसके लिए आपको रोकने पड़ते हैं पार्लियामान के सेशंस। और फिर ये भी हुआ क्या आप लोगों को तरामीम से कोई एतराज नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्डिनेंस से एतराज है? नहीं, बिल्कुल तरामीम पे भी है, और इसीलिए तो चोर दरवाजे से लाए जा रहे हैं। देखिए ऑर्डिनेंस चोर दरवाजे ही हम कहेंगे। ऑर्डिनेंसेस का जो कॉन्सेप्ट आया, जहां से हमें मिला इंग्लिश लॉ से, जिसकी बेसिस पे फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, हमने उसकी हिस्ट्री देखी है, पीछे हम मुशावरत कर रहे हैं इनको चैलेंज करने के लिए। तो वहां पे तो 40-40 साल बाद एक ऑर्डिनेंस आता है, और वो भी सिर्फ क्लैमिटी, जब कोई शदीद कोई वबा आ जाए ऐसी। और यही वजह है कि आर्टिकल 89 कहता है इमरजेंसी के केसेस में व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एनी ऑफ द हाउस, तो सदर पाकिस्तान जारी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ऑर्डिनेंस के लिए किया। पहले ऑर्डिनेंस में कुछ शिकें ठीक हैं जो आम लोगों को, जिसमें रिलीफ मिलता है। शायद अगर ये पार्लियामान में लेके आते तो अपोजिशन जमातें उनको अपोज ना करती। जमानत का हक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी, इससे सपोर्ट मिलती इन्हें अपोजिशन की। इसी तरह कुछ और शिके हैं जिनसे आम आदमी को, हमें समझते हैं कि जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे काम नहीं हो पा रहा, उनको रिलीफ मिला। लेकिन चेयरमैन को एक्सटेंशन दे दी गई इनडायरेक्टली ऑर्डिनेंस जारी करके, जो कि नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड है उनका, वो एक सरासर ज्यादती थी और वो धौंस की गई। अब जो उस पर कमाल कर दिया गया कि उसकी रिमूवल का इख्तियार जो है वो दे दिया सदर मुमलिकत को। यानी अपॉइंट तो चेयरमैन ने होना है गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुतफिका कैंडिडेट के तौर पे, ताकि उनकी जात पे उंगली ना उठा सके और वो प्योरली इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदार हों। जबकि उनकी रिमूवल जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस को दे दी गई, और उसमें भी आपको पता होगा कि आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर मुमलिकत पाबंद है वजीर आजम की एडवाइस के। अब चेयरमैन उसने जो चेयरमैन है सर, तो माफ करिएगा ये आपकी बात काट रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर अब जो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास वापस इख्तियारात जाएंगे, तो क्या अपोजिशन इस बात को सपोर्ट करती है? मेरे ख्याल में, मैं बतौर वकील अभी मैं अपनी बात करूंगा, मेरी इस पे बिल्कुल मुशावरत नहीं हुई, लेकिन मुझसे अगर मेरी पार्टी पूछेगी तो मैं बिल्कुल ये राय दूंगा कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट भी एक शफाफ तरीके से गैर जानिबदाराना बंदे की हो रही है, तो उसको सिक्योरिटी का टेन्योर का जो की सिक्योरिटी है वो मिलनी चाहिए, और उनकी रिमूवल 209 के तहत ही होनी चाहिए। उसमें उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा और वो बिला खौफ खतर हुकूमत और अपोजिशन या दूसरी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ मुकदमात को यकसुई से मुकम्मल कर पाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा हुआ ना कि अपोजिशन को तो आप दीवार से लगाए रखे। अगर चेयरमैन से आपकी नजरें खरब हुकूमत पे पड़े तो सदर साहब उन्हें उठा के घर भेज दें। सही सर, ये बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया। अली जफर साहब से पूछते सर, ये भी बहुत, अली जफर साहब शुरू के अंदर जब पहला तरामीम हुई थी तो बहुत से लोग जो थे वो कोर्ट चले गए, उन्होंने रिलीफ मांग लिया क्योंकि जो तब्दीलियां की गई थी, केसेस नैब की एम्बेड से निकाले गए थे, अपील्स फाइल हो गई, कुछ पॉलिटिशियंस ने कहा हम नहीं फ़ायदा उठाते, वो भी वापस ले लिया गया। क्या उसके ऊपर भी सर कोई क्लैरिटी है कि नहीं? बिकॉज हमने लीगल एक्सपर्ट से बात की जो ऑब्वियसली जिनका किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं था, तो उन्होंने भी कहा कि ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपने एक रिलीफ दिया है, फिर लोगों ने जब अप्लाई कर दिया है कोर्ट्स में उसके नीचे, तो वो आप दूसरी तरफ आपने तरामीम कर दी और वो वापस ले लिया, राइट? जी देखिए, जहां तक तो जो मेरिट्स की जो कंसेशन नहीं बल्कि जो क्लैरिफिकेशन दी गई थी पहली अमेंडमेंट में, जिसमें ये कहा गया था कि जो कैबिनेट की डिसीजंस हैं उनको क्राइम नहीं होगा। अगर कोई फैसला ऐसा है किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने किया जिसके अंदर कोई पैसों का हेर फेर नहीं, कोई करप्शन नहीं, उनको नैब नहीं देखेगी। अगर कोई प्राइवेट डिस्प्यूट्स हैं उनको भी नैब नहीं देखेगी। वो जो मामले थे वो तो उसी तरह हैं। जो नई अमेंडमेंट आई है उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की गई है, कोई लफ्जों को फर्दर क्लैरिफाई किया गया जिसकी मेरी नज़र में शायद ज़रूरत थी। तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। वो जो लोग थे जिनको पहले जिनके ट्रांसफर्स होने थे केस या जिनके केसेस ख़त्म होने थे,
या जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में जो केसेस कहा गया था कि नैब ने नहीं करने, वो तो पहली अमेंडमेंट के जरिए उसी तरह रहेंगे। ये जो नई अमेंडमेंट आई है, इस नई अमेंडमेंट में सिर्फ जो 2-3 जो एक मेन मसला है उसका आपने पॉइंट आउट कर दिया है, और वो उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता, और वो यही है कि जो पहले सिक्योरिटी दी हुई थी चेयरमैन नैब को कि उनको सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए हटाया जा सकता है, वो जो खत्म करके प्रेसिडेंट साहब को दे दी गई ताकत, इस आइटम की जो मैंने पहले भी इसको यही कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, और मैं अब भी यही कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। यकीनी तौर पे जब ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा तो वहां इसको तब्दील किया जाएगा, और इसको मेरा ख्याल है। बिल्कुल, सॉरी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। वेरी क्विकली, जो आज पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है TLP के ऊपर उसको कलअदम करार देने का जो फैसला वो वापस ले रहे हैं, उसमें अब लीगल फॉर्मेलिटीज फेडरल गवर्नमेंट ने क्या पूरी करनी है? कि ये जो एडवाइस होती है कि किसको डालना है, किसी तंजीम को डालना है, वो एडवाइस पंजाब गवर्नमेंट से आई थी और उसको एक्सिक्यूट किया था फेडरल हुकूमत ने। तो अब ये एडवाइस दोबारा से जब अगर प्रोविंशियल हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से आ रही है कि उनको निकाल दिया जाए, तो फिर फेडरेशन उस पर गौर व फिक्र करके उसको अब निकाल सकती है। ये डालना किसी को या डिक्लेयर करना किसी को कलअदम जमात या उसको उससे निकालना उस रिस्ट्रिक्शन से, ये फेडरेशन का काम है कानून से। बिल्कुल सही। आजम नज़ीर तारड़ साहब, सर ये जो अली जफर साहब ने क्लैरिफाई किया है, जैसे वो कह रहे हैं कि कंसेशन मिला है, तो सर ये बताएं कि अब जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब का जो केस है, क्या वो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा जो ये तरमीम की गई हैं नैब के अंदर? देखिए अरफा, एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने खुद ही ये बयान दिए और उन्होंने कहा हम ये बेनिफिट नहीं देना चाहते, लेकिन मैं तो सर लीगली पूछ रही हूँ आपसे। लीगली मैं अर्ज करूंगा कि ऑर्डिनेंस में जब एक दफा एक कंसेशन दे दी जाती है और कुछ लोग उसको अवेल करते हैं और कुछ नहीं करते, तो जो नहीं करते उन्हें भी वो अवेलेबल होती है। उसकी मैं एक मिसाल ये दूंगा कि नंदीपुर केस में नैब रेफरेंस में बाबर अवान साहब को एक्विट कर दिया कोर्ट ने, जब वो पहला ऑर्डिनेंस आया था जिसमें सरकारी मामलात में कुछ छूट दी गई थी। अब उसके बाद जब उनके जो साथ सेक्रेटरी सर्व कर रहे थे मसूद चिश्ती साहब या दीगर लोगों ने रजू किया, तब तक वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि उसके लैप्स करने के बावजूद जो उसके बेनिफिट्स हैं वो दिए जा सकते हैं, और इस पर बहुत सारा केस लॉ है। ये तशरीह तलब मामला रहेगा अदालतों में, और खास तौर पे वो लोग जो अप्लाई कर चुके थे उन्हें तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उसे तरमीम कर दिया गया। दूसरा, जो नए ऑर्डिनेंस, तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस में जो प्रोस्पेक्टिव किया गया कि 6 अक्टूबर के बाद से ये लागू होगा, यानी कि पहले ऑर्डिनेंस के आने की तारीख से, वो भी सरीहन बददयांती है। और अगर किसी फरीक ने भी उसको चैलेंज किया अदालत में, तो उसकी जो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ना होना है वो बड़ी बुरी तरह अंडर चैलेंज आएगी, और वो बहुत मुश्किल होगा हुकूमत को इसको डिफेंड करना। मैं तो ये कहूंगा कि हुकूमत के लिए ये टाइम है, जिस तरह वो FBR में चेंजेस लाते हैं, जिस तरह वो अपनी गवर्नेंस बेहतर करने के लिए बाकी महकमों में लाते हैं। वजारत कानून अली जफर साहब तो वजादार आदमी है, वो तो बात नहीं करेंगे, वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन भुगतना अली जफर साहब को पड़ता है। सर उन्हीं को लगा देना चाहिए वजीर आजम साहब को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन है, उन्हें पता है जो जिस क्वालिटी की लेजिस्लेशन आ रही है सेनेट में। वी आर लकी कि कम से कम सेनेट में फारूक नाइक साहब, रजा रब्बानी साहब, कामरान मुर्तजा साहब, मैं हूं जी हम्बल सेल्फ अली जफर साहब की कमेटी में बैठते हैं। और मुझे खुशी है इस बात पे कि हुकूमती बेंचेस पे होने के बावजूद अली साहब उस कमेटी को बड़े प्रॉपर तरीके से चलाते हैं। और हमने देखा है, ये तो नहीं कहेंगे, मैं ये बरमला ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से, उस पे हंसा ही जा सकता है, उस पे शर्मिंदा हुआ जा सकता है, उसको डिफेंड भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, उस पर हम तफसील से नज़र डालेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म साहब ने गुज़िश्ता रोज़ खिताब किया और उसके अंदर एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। तफसीलात तो कल भी हमने आपसे शेयर की थी। आज तक अपोजिशन का उसके ऊपर एक सख्त रद्द अमल भी आया है और उसके अलावा भी तनकीद हो रही है कि किस तरह जो ये रिलीफ पैकेज है इससे जिस किस्म की अब महंगाई है जिसका भी ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने किया, जब उन्होंने ये जिक्र किया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, तो ये किस तरह उसको काउंटर करेगा। और इसके अलावा ये भी सवाल उठाए गए कि किस तरह इसको हुकूमत डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रही है। सो सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब हैं वज़ारत ख़जाना के, और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब, सीनियर माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मुजम्मिल साहब, सर ऐलान तो हो गया पर बहुत तनकीद हुई है अपोजिशन से, जो माहिरीन है वैसे भी, कि सर एक तो हमें ये बताएं कि आप किस तरह मैनेज करेंगे ये जो आप कह रहे हैं कि आप दालों के ऊपर और चीनी के ऊपर लोगों की मदद करेंगे, कि प्लान क्या है, किस तरह आप इसको मैनेज करेंगे? शुक्रिया। बहुत ही जायज़ सवाल है। तनकीद तो आप अगर चांद भी तोड़ के ला देंगी तो तनकीद होगी कि चांद तोड़ के ले आए, बाकी लोगों को रोशनी नहीं मिल रही। तो वो तो मैं उस तनकीद का तो कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ ये किस तरह होगा, और आई एम श्योर कि आप अप्रिशिएट करेंगी और खुर्रम भी इसको अप्रिशिएट करेंगी। प्रोसेस तक की बात में ये होगा, पीर से जो है एक पोर्टल खुल जाएगा और हर शख्स जो है पाकिस्तान का उसमें अपना शनाख्ती कार्ड और अपना मोबाइल नंबर डाल देगा। शर्त यह कि वो मोबाइल नंबर उनका जो होगा वो उनके शनाख्ती कार्ड पे इशू हुआ हो। ऐसा नहीं हो कि आदमी जो है अपना शनाख्ती कार्ड डाल रहा हो और बच्चे का मोबाइल नंबर डाल रहा हो या किसी और के नाम पे, वो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। जैसे ही वो आप डालेंगे तो आपका वो डाटा उठा लेगा एहसास वाला, और जो है उन्होंने इंटरनल स्कोरिंग की हुई है। इंटरनल स्कोरिंग जो है जो एहसास की है उसके हिसाब से 39 पॉइंट्स से आप नीचे आए तो आप इसके हकदार हो जाएंगे। और दूसरे 2-3 क्राइटेरिया बता देता हूँ। आपकी आमदनी 31,000 से नीचे होनी चाहिए। अब आप सरकारी मुलाजमीन भी जो 31,000 से नीचे इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। पहले जो था कि एयर ट्रैवल अगर किसी ने किया उसको निकाल दिया था, वो भी ख़त्म हो गई ये शर्त। और इसके अलावा पहले एक शर्त होती थी जो एहसास प्रोग्राम में कि अगर किसी का 1,000 से ज़्यादा मंथली मोबाइल बिल है वो भी एक्सक्लूड हो गया था। तो ये अब तमाम लोग इंक्लूड हो गए। अब आ जाता है दूसरा मरला कि आपको जो है ये मिल गया 7 लाख, जो पाकिस्तान में हर करियाना का जो स्टोर है उसको दावत दी जाएगी कि इसी पोर्टल में आके अपने आप को रजिस्टर कराएं अगर वो इन लोगों को घी, चीनी और घी, आटा और दाल देने के लिए तैयार है। ठीक है सर, आपने सुना उन्होंने बताया कि किस तरह ये मैनेज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कल तो ये भी क्लैरिटी नहीं थी। आप किस तरह देख रहे हैं सर इस रिलीफ पैकेज को, और जो उन्होंने तरीका समझाया है आपके ख्याल में वो मुनासिब है? जी आरिफा, आई थिंक कि जब भी हम लोग अपनी स्टेट को देखें, चाहे जो भी वो गवर्नमेंट हो, और वो स्टेट कोई ना कोई काम कर रही हो गरीब का भला करने के लिए टारगेटेड तरीके से, तो आई थिंक उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको अपलॉड करना चाहिए। उसके ऊपर खाम में तनकीद करना जो है वो फिर एटलीस्ट मुझे नहीं मुनासिब लगता बिल्कुल भी। जो अभी मुजम्मिल ने स्कीम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है, मुझे एटलीस्ट ये मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ ये डिटेल। ठीक है, ये अभी तक अनाउंस तो नहीं हुई थी, लेकिन इट सीम्स फाइन। ठीक है, गुड। ये एहसास डेटाबेस का फायदा उठा रहे हैं, उसके साथ मजीद और डेटाबेसेस को यूज कर रहे हैं टू ट्राई एंड टारगेट सपोर्ट टू पुअर हाउस होल्ड्स। गुड, इस चीज की जरूरत है। एंड मैं तो इतना कहूंगा कि खुर्रम साहब फिर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो फिर इतनी तनकीद क्यों हो रही थी गुज़िश्ता रोज से ऑपोजिशन की? आपको हमने साउंड बाइट भी सुनवाए, तो और लोग भी, एक्सपर्ट्स भी आप जैसे बात कर रहे थे, तो व्हाई वर दे बीइंग सो क्रिटिकल? अगर आप जैसे कह रहे हैं कि तफसील जब उन्होंने बताई है तो ठीक है, या कहीं और मसला है? द प्रॉब्लम लाइज एल्सवेयर। प्रॉब्लम बात यह है कि इस स्कीम में कोई मुझे वो प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, ना मैं कोई इस चीज पे इतराज करूंगा कि ये स्कीम इस तरह से क्यों है, उस तरह से होनी चाहिए। ये चीज बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि इट्स लेस देन अ ड्रॉप इन द ओशन।
ठीक है, आप इसका टोटल अमाउंट भी देख लें तो आई थिंक कि आई एम नॉट श्योर ये कितने अरसे के लिए चलाना चाह रहे हैं स्कीम को, लेकिन जितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं उससे बहुत कम, उसमें आप ये पूरी रकम अगर डिवाइड कर दें तो बहुत कम रकम एक्चुअली जो असिस्टेंस है वो पहुंच रही होगी टू ईच हाउस होल्ड. इट विल नॉट बी इनफ बाय एनी मीन्स, नंबर वन. नंबर टू कि काफी हद तक हमारी जो रूट्स ऑफ इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, कि ये सारे मसले मसाइल हो क्यों रहे हैं, उनका एक ऑनेस्ट अप्रेजल लेना चाहिए. काफी हद तक यस, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी चढ़ रही हैं और काफी हद तक इसमें मिसमैनेजमेंट का भी रोल है. तो मिसमैनेजमेंट के जरिए अगर आपने अवाम को चोट लगाई है और बाद में उनको एक बैंडेज आप पकड़ा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई आई मीन बैंडेज दे रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है, उस पे स्पेसिफिकली तनकीद करना सही नहीं है, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट के जरिए जो जख्म लगाए गए हैं अवाम के ऊपर, उसके ऊपर भी तो फिर फोकस लाना चाहिए कि भाई ये बैंडेज देने की जरूरत क्यों महसूस आई है, इसलिए बिल्कुल सही. जी नाज़रीन, खुर्रम साहब यहाँ ब्रेक लेंगे. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू करें मुज़म्मिल असलम साहब से और खुर्रम हुसैन साहब से. जी मुज़म्मिल साहब, खुर्रम साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया है. वो कह रहे हैं कि आपको ये भी तो देखना चाहिए या अपने आप से पूछना चाहिए कि बैंडेज की ज़रूरत तो थोड़ी सी आप ही की जो कसूर है या आपकी गलतियां, उसकी वजह से बैंडेज की ज़रूरत पड़ रही है. देखें, बिल्कुल जो बात की है मैं उससे डिसएग्री नहीं करता. हमारी गलती है नहीं है, लेकिन कल आप देखें पीएम ने भी जो है तकरीर में एक एडमिशन किया है कि देयर इज एन इन्फ्लेशन, और उसमें जो है उन्होंने एक ग्लोबल रीजन है और ऑब्वियसली हमारे मुल्क के हालात और हमारी पॉलिसी के अलावा कुछ आपकी भी मिसमैनेजमेंट है ना खुर्रम साहब, तो ये कह रहे हैं. मैं ये आपसे एग्री कर रहा हूँ कि देखें, हम कोई फरिश्ते या परफेक्ट तो नहीं है, हर इंसान की गलतियां होती हैं. सबसे बड़ी बात ये होती है कि एडमिशन किया और उसमें एक रियलाइजेशन की कि देखें ये टफ टाइम है, डिस्पाइट कि मैक्रोज जो है हमारी ग्रोथ साइड जो है, जो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के नंबर आ रहे हैं, क्रॉप के नंबर आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी आ रही हैं, टैक्स के नंबर आ रहे हैं, बट ये चीज़ है, बट उस चीज़ को एडमिशन की, और मैं आपके सामने भी करता हूँ, महंगाई है, हर एक की पॉकेट पे जो है इस वक्त हैवी हुआ हुआ है. मैं थोड़ा सा आपको उसमें उस वक्त मेरी वॉइस कट गई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सबके लिए, तो वो मैं उसको थोड़ा सा और आगे कर दूँ एक्सटेंड विद योर परमिशन. जी सर, वेरी क्विकली, वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट नाउ, बट देखिए उसमें जब आप दुकान में फिर आप दुकान में गए, आपने जो है आटा लिया 5 किलो, तो आपने जब आटे पे क्लिक किया उसके मोबाइल पे, तो आपके मोबाइल पे, चाहे वो सादा वाला मोबाइल होता है जो नंबर्स वाला, उस पे एक कोड आएगा. वो कोड आप दुकानदार को देंगी और दुकानदार कोड डालेगा और वो आपको थैले दे देगा और आप घर आ जाएंगी. तो ये 7 लाख दुकानें होंगी पूरे पाकिस्तान में, करियाना स्टोर्स. दिस इज हाउ दिस विल बी वर्किंग. दूसरी बात ये कि जो इसके अलावा बता दूं कि 260 अरब रुपए जो एहसास प्रोग्राम में है, दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस 120 बिलियन रुपीस. तो ये दो चीजें हो गई, यानी 380 अरब रुपए हो गया. तीसरी चीज ये कि आज से 1 नवंबर से बिजली जो है, जो हमने पिछले साल यूज की थी, अगर उससे ज्यादा यूज करेंगे तो ये एक तरीके से मिडिल क्लास के लिए ज्यादा होता है, उनको जो है 5 से 7 रुपए पर यूनिट जो है वो सस्ती मिलेगी. तो ये सारी चीजें अगर देखें, गवर्नमेंट की सब्सिडी 600 अरब रुपए की है, ये 380 अरब रुपए की है, तो 1000 बिलियन प्लस क्रॉस कर गया हुआ है. अब बात ये, खुर्रम ने ये कहा कि लोग ज्यादा ब्लीड हुए हैं और पैसे कम है. देखें 1200-1300 रुपए हम कराची में ना, एक हमारा है कि हम कुछ राशन देते हैं, अगर 1200-1300 रुपए महीने के देते हैं, अगर किसी महीने हम नहीं देते ना, तो वो लोग कहते हैं कि सर दे देते, आपसे काफी जो है ना हफ्ता 1.5 हफ्ते का सूखा राशन हमारा निकल जाता है. तो ये बड़ा काउंट करती है ये चीज. और हाँ, ये 6 महीने के लिए कॉन्वर्सेशन में सिर्फ शामिल कर ले, वक्त बड़ा कम है. जी खुर्रम साहब, वो कह रहे हैं एडमिशन तो हमने कर ली है, नहीं तो अच्छी बात है. एडमिशन अगर उन्होंने कर लिया तो फिर ठीक है, अच्छी बात है. मेरे ख्याल में मुजम्मिल ने ज्यादा एडमिट किया है बजाय इसके कि गवर्नमेंट खुद कर रही हो, लेकिन अच्छी बात है कि कर रहे हैं अगर एडमिट.
बात सिर्फ ये है कि अब सब्सिडीज के ऊपर आवाम को सपोर्ट मिलनी तो चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। और इसके साथ इस स्टेप के साथ तनकीद करना एटलीस्ट मैं नहीं करूंगा ये काम, ठीक है। अगर गरीब इंसान का थोड़ा सा भी इसकी वजह से भला हो रहा है तो गुड, जितना भी हो रहा है अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अभी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की में और उसकी डायरेक्शन में बहुत मेजर चेंज की ज़रूरत है। एंड आई थिंक जब तक गवर्नमेंट के टॉप लेवल्स तक इकोनॉमी की रियलिटी जो है वो समझ उनको नहीं आए, और अभी तक वो ये समझ रहे हो कि हम 5% ग्रोथ रेट के लिए चार्ज अहेड करेंगे, सऊदी अरब से पैसे लेके हम लोग अपने डेफिसिट्स को पूरा करेंगे, और इकोनॉमी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, जो बयानात वजीर आजम साहब ने पिछले दिसंबर से उठा के चलाने शुरू कर दिए थे और पूरा साल वो चलाते आए हैं। तो आई थिंक अब टाइम आ गया टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमें IMF जाना पड़ रहा है और जिसकी वजह से इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं जो मुज़म्मिल डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आई थिंक सम रियलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी एट द टॉप लेवल्स बहुत ज़रूरी है एट अ टाइम लाइक दिस। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये बिल्कुल लें, और इनमें इजाफा होना चाहिए और करने चाहिए इस किस्म के स्टेप्स। आरिफा बिल्कुल सही जी। मुज़म्मिल साहब वेरी क्विकली सर, 30 सेकेंड्स। नहीं, देखें, बात यह है कि एवरी डे जो है देयर इज अ न्यू चैलेंज। और अब अच्छी चीज़ ये है कि जब से मुझे तो अभी रिसेंटली ज्वाइन मैंने किया है, बट एवरी डे वी आर डिस्कसिंग द चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है। और खुरम ही इज राइटली पॉइंटेड आउट कि जब तक टॉप लेवल पे उन चैलेंजेस का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।